जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। अब क्या होगा कालू, अब तो यही जो कच्चा घोंसला था तिनकू वाला वही भी नहीं रहा। पक्का घर होता तो आज हम इस तरह से तंग ना होते। गोरी, अब हमें यहाँ का तो कोई पक्षी अपने घर रखने से रहा। हमने सबके साथ इतना बुरा जो किया है। साथ वाले जंगल में मेरी एक जानने वाली रानो चिड़िया है, चलो हम उस जंगल में चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहां से उड़ते हुए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं तो किसी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से उड़ने लगते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कबूतर भैया बड़ी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश है। मुझे ये बताओ रानो चिड़िया का घर इस जंगल में कहाँ पर है? हम उसके जानने वाले हैं। वो सामने सामने पीपल के दरख्त के ऊपर जो पक्का घर नजर आ रहा है वही रानो चिड़िया का घर है। अरे कालू और गौरी, आप लोग यहाँ इस समय? खैर तो है? पूछो मत रानो बहन, पूछो मत। हमारा घर गिर गया। पक्का घर था लकड़ी वाला। इतना अच्छा घर बनाया था हमने, तुम्हारे भाई कालू ने और मैंने मिलके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमारा घर ही गिर गया। अब हम यहाँ तुम्हारे घर कुछ दिन रहने आए हैं। लेकिन कालू और गौरी, अगर बारिश का ही मामला है तो बारिश तो यहाँ पर भी शुरू हो गई है। हाँ हाँ रानो बहन, दिख रहा है मुझे, लेकिन कम से कम तुम्हारा पक्का घर तो है ना। हमारा तो घर ही टूट के गिर गया, तो हम किधर जाएं? बस 2-4 दिन की तो बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है कालू भैया, अगर 2-3 दिन की ही बात है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। आप ये दाना खाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया उनको भोजन देके दूसरे कमरे में चली जाती है। कालू और गौरी वो सारा दाना खा लेते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे 2 दिन से भूखे हूँ। गोरी गोरी, चिड़िया का घर तो बहुत जबरदस्त है। देखो तो कितना पक्का घर है और कितना बड़ा भी है। हाँ कालू, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा इस घर से जाने का। मेरा अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से। मैं तो इसी घर में ही रहूंगी हमेशा। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी, रात बीत गई थी। गौरी और कालू जंगल घूमने के लिए बाहर जाते हैं। सामने से उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ नजर आता है जिसके साथ एक चील बैठी होती है। कालू, मुझे ये फल खाना है, मेरा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। गोरी, ये पेड़ इस चील का है। अगर हमें फल खाने हैं तो हमें पहले चील से पूछना होगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे ये फल खाना है। चील दी, वो क्या है ना, मेरी पत्नी का बहुत मन हो रहा है ये फल खाने का। क्या हम एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हैं? हाँ कवे और कवि, तुम यहाँ से एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हो। फिर वो दोनों एक मीठा फल तोड़ते हैं और मजे ले लेके खाते हैं। वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चील दी, ये तो बहुत ही मीठा फल था। क्या हम कल भी ये फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवा और कवि, अगर तुम बदले में मुझे मांस देते रहो तो तुम ये सारे मीठे फल खा सकते हो। उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो चील दी, मैं कल ही किसी पक्षी को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। फिर वो दोनों वहां से मीठा फल खाने के बाद उड़ जाते हैं और चिड़िया के घर जाते हैं। कालू और गौरी, तुम इस समय कहाँ थे? कितनी देर से तुम लोग घर में नहीं थे, कहाँ थे तुम दोनों? हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, हमें ये जंगल अच्छा लग गया है। यहाँ तो बारिशें भी कम ही होती हैं। फिर तो इसका मतलब है 2-3 दिन में आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी जंगल में हमारे साथ रहें। हाँ हाँ चिड़िया, बस 2 दिन ही रह गए हैं। 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हमारा अपना घर जो बनने वाला है। ठीक है कालू भैया, आपका अपना घर जब बन जाए तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऐसा बोल के चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी, ये चिड़िया तो बहुत ही भोली है। हम कल क्यों ना इसी को ही अपना शिकार बना लें। वाह मेरे सुंदर पति, मेरे साथ रह रहे के तुम भी समझदार हो गए हो। मैं भी यही सोच रही थी, इसी को ही चील का शिकार बनाते हैं। तो बस फिर ठीक है, तुम कल चील दी के पास जाके बैठ जाना और मैं इस भोली चिड़िया को बहाने से वहां ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। बस फिर प्लान के मुताबिक गौरी कवि चील के पास चली जाती है। चील दी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा मांस आने वाला है। बस मेरे पति उसको लेके ही आते होंगे। अरे ये तो रानो चिड़िया के घर रह रहे हैं। कहीं ये रानो चिड़िया को फंसाने की बात तो नहीं कर रहे? मुझे तुरंत यहाँ से जाके रानो को बताना होगा। इधर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। रानो, वो बुलबुल पहाड़ के पास गिरी हुई पड़ी है, वो तुम्हें बुला रही है। क्या बुलबुल गिरी हुई है? उसे कुछ हो ना जाए। कालू भैया, आप भी मेरे साथ चलिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है।
फिर कालू रानो को लेके तेजी से वहां से जा रहा होता है कि सामने से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आ रहा होता है। मिट्ठू रास्ता रोक लेता है। मिट्ठू भैया जल्दी बताइए, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? बुलबुल गिरी हुई है और वो मुझे बुला रही है। मत जाओ रानो, कोई बुलबुल नहीं है वहाँ पर। वहाँ गोरी चील के पास बैठी है और ये तुम्हें धोखे से वहाँ लेके जा रहा है। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले तोते की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। मेरे मिट्ठू भैया ने कभी झूठ नहीं बोला। मिट्ठू भैया चलिए हम घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ उड़ती हुई वापस घर में आ जाती है। इधर गोरी कवि चील के पास बैठी होती है। बस कुछ देर और इंतजार कर लो, चील दी आता ही होगा कालू रानो को लेके। तुम मुझे मांस खिलाना चाहती हो ना काली कवि, तो ऐसा करते हैं मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। इस तरह से मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति को मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। ऐसा कह के चील गोरी कवि को दबोच लेती है और उसी को ही खा जाती है। और इधर दूर बैठ के देखता हुआ कालू कौवा रोने लगता है। उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। अरियो बुलबुल की बच्ची, जरा अपने शरारती बेटे को लेके घर से बाहर तो आ। क्या हो गया है गोरी? क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? मेरे घर के पास बैठ के इतना शोर क्यों डाल रही हो? तेरे इस शैतान बेटे ने आज मेरे बेटे को जग्गू को बहुत मारा है। बर्फ के गोले बना बना के उसके सिर में मारे हैं। अरे ओ शैतान, अगर आइंदा के बाद मेरे बेटे को तूने मारा तो यहीं बर्फ में ही गाड़ दूंगी तुझे। हे देखो तो ये मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी। आओ दोस्तों देखो, खुद तो झूठी है ही, बेटे को भी झूठा बना रही है। तू मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखती रहूंगी? तेरे बेटे ने झगड़ा शुरू किया था। जैसी तू है वैसा ही तेरा बेटा है। गोरी और बुलबुल का झगड़ा देख के बाकी के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच कह रही है बुलबुल? क्या झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आराम से बैठा हुआ था, इसी पुन्नू ने ही आके मेरे साथ झगड़ा शुरू किया था। सुन लिया बुलबुल की बच्ची और पुन्नू, तूने सुन लिया? मेरे बेटे ने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया था, तूने ही झगड़ा शुरू किया है। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं तो आराम से बैठ के खेल रहा था और इसने आके मेरे सिर में बड़े बड़े बर्फ के गोले डालना शुरू कर दिए। आप मेरे सिर पे देख लें, इतना मोटे मोटे से गोले बन चुके हैं। इसने ही मुझे मारना शुरू किया और फिर जवाब में मैंने भी इसको मारा। अरे अरे शांत हो जाओ गोरी और बुलबुल, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये झगड़ा मैं अपनी आंखों से खिड़की में बैठ के देख रही थी। इससे पहले कि मैं घर से बाहर आती ये दोनों अपने अपने घर चले गए। पुन्नू ठीक कह रहा है, जग्गू ने ही झगड़ा शुरू किया था। उसने बड़े बड़े गोले बना के पुन्नू के सिर में मारे। जग्गू के बच्चे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल घर में तुझे बताती हूँ चल के। चलो रे बाकी के पक्षियों, यहाँ कोई तमाशा लगा है, तुम लोग भी अपने अपने घरों को जाओ। इधर रात हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। माँ, ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। अपनी अपनी रजाई पहन के सोए रहो अपने नरम नरम बिस्तरों में और गरम गरम बिस्तरों में, और साथ में चाय पकौड़ों का मज़ा ही अलग है। हाँ बेटा, तभी तो हम लोग अपना सुंदरवन जंगल छोड़ के पहाड़ों में रहने आ जाते हैं। सर्दियों में सर्दियों का मज़ा अलग ही होता है। सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों के आगे इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, इस मौसम में यहाँ भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम सबको इकट्ठे ही भोजन की खोज करनी होगी। मुझे सबसे ज्यादा बोर और बुरा काम यही भोजन की खोज करना ही लगता है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें वक्त ना गंवाते हुए जाके भोजन की खोज करनी चाहिए। अरे अरे मीनो, ये तो तैयार हो गए तुझे ले जाने को। ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना करती हूँ। अरे अरे मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। कब से मेरे पैरों में दर्द है। ये तो एक बहाना है मीनो मौसी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मेरा बर्फ में खेलने का बहुत दिल कर रहा है। अरे गोरी की बच्ची, एक लगाऊंगी तेरे मुंह वाले। दर्द है तो कह रही हूँ, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। नहीं नहीं मीनो मौसी, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, आराम करो, हम सब मिलकर तुम्हारा भोजन भी लेके आएंगे। बस फिर मीनो मौसी को छोड़ के सभी पक्षी वहाँ से भोजन की खोज को उड़ जाते हैं। अरे अरे मजे आए, मैं तो कूदूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी। इधर पक्षियों को उड़ते उड़ते काफी देर हो गई होती है। वो आगे जाके एक बड़े पेड़ को देखते हैं और बड़े पेड़ को देखते ही वो आराम करने के लिए उस पेड़ पे बैठ जाते हैं। ओफो, थक गई मैं तो। इतनी देर उड़ने के बाद भी हमें भोजन नहीं मिला। मुझे लगता है हमें लौटना चाहिए। लेकिन अगर घर लौट गए तो खाएंगे क्या? अभी तो हमें कोई किस्म का अनाज मिला ही नहीं। गोरी ठीक कहती है दोस्तों, शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी।
हाँ चलो अब हम सब घर को चलते हैं। फिर वो सारे पक्षी उड़ के वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से इकट्ठे होते हैं। दोस्तों यहाँ तो अनाज मिलता ही नहीं, मैं तो कहती हूँ हमें वापस सुंदरवन जंगल ही लौट जाना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ा दूर जाके खोज करके देखें, यहाँ करीब में कुछ नहीं मिलता तो क्या पता दूर से कुछ मिल जाए। मीनू मौसी की बात बिल्कुल ठीक है, चलो दोस्तों अब कुछ दूर जाके देखते हैं। फिर वो सभी पक्षी फिर से वहाँ से उड़ते हैं। इस बार वो बहुत दूर जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से काफ़ी आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके भी उन्हें कहीं से अनाज नहीं मिलता। आखिरकार थक हार के वो फिर से एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। लगता है हमारे नसीब में यहाँ का अनाज है ही नहीं, चलो दोस्तों चलते हैं। इतनी देर में कालू की नज़र दूर एक घर पे पड़ती है जहाँ पे आग जल रही होती है। अरे दोस्तों वो देखो, वहाँ कुछ है, वहाँ कोई घर है, चलो हम उधर चलते हैं। समय ना गंवाते हुए वो सभी दोस्त वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सा इग्लू का घर होता है और उसके बाहर एक बूढ़ी माँ जी बैठी होती है। वो सभी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस समय यहाँ क्या करने आए हो? कोई समस्या है? फिर कालू और गौरी बूढ़ी माँ जी को सारी बात बताते हैं। अच्छा, मैं समझ गई, तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ तुम सब। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। अरे वाह 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 माँ जी, ये तो बहुत बड़ा घर है। क्या इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ऊपर वाले ने किसी तरह की कमी तो नहीं दी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा पूरे का पूरा परिवार एक बाढ़ में बह गया था। ओहो माँ जी, बहुत दुख हुआ, हमें बहुत दुख हुआ आपकी ये कहानी सुन के। बस बेटा, क्या किया जा सकता है। चलो मेरी छोड़ो, तुम सब ऐसा करो, दूसरे कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, खाना खाने के बाद आज यहीं सो जाओ, रात भी बहुत हो गई है। तुम लोग कल अपने घर को चले जाना। ये लो गरम गरम खाना खा लो। तुम लोग ऐसा करो, खाना खा के यहीं सो जाओ। सभी पक्षी खाना खा के सो चुके होते हैं, लेकिन मिठू तोते को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मिठू तोता दूसरे कमरे में जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। हा 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 हा, अब ये लोग मेरे बंदी बन के रहेंगे। मैं इनको अपनी तलिस्माती पिंजरे में बंद कर दूंगा। हो और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हो। वो बूढ़ी चिड़िया नहीं बल्कि एक विशाल जिन होता है। मिठू तोता फौरन ही जाता है और अपने साथियों को जगाता है। बस फिर देर ना करते हुए सारे पक्षी वहाँ से तेजी से उड़ जाते हैं, और वो तो इतना तेज उड़ते हैं कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और दौड़े दौड़े अपने घरों को लौट आते हैं। इस तरह उनकी जान बचती है। अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ पे बैठा ही नहीं जा रहा, बार बार फिसल रही हूँ। सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी तेज बारिश में हम यहाँ पर नहीं रह सकते। अब हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, इतने सालों से हम सरपंच के भतीजे के इस बड़े पेड़ पे रह रहे हैं। क्यों ना अब हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए पक्षियों का रूप लेना पड़ेगा। इतना कह के वो दोनों पेड़ से उतरते हैं और पक्षियों का रूप ले लेते हैं। गरीब पक्षियों का रूप लेने के बाद वो दोनों सरपंच के घर में आते हैं। सरपंच का घर थोड़ी दूरी पर था। कोई है? जरा खोले दरवाजा, दरवाजा खोलिए, कोई है घर में? अरे आता हूँ। कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन आ गया यहाँ पर? कौन है? देखिए, हम पूर्व वाले जंगल से आ रहे हैं। इतनी भारी बारिश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका पक्का घर देख के हम यहाँ चले आए। थोड़ी रहने की जगह मिल जाए अगर आज रात के लिए। क्यों? यहाँ रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले बताए देता हूँ। चले आते हैं, ना जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। ऐसा कहते हुए सरपंच उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। देखा तुमने कैसे हैं ये लोग? दो लोग मुसीबत में हैं और इन्होंने अपने पक्के घर में थोड़ी सी जगह भी नहीं दी। तुम्हें याद है भगवान, जब इस सरपंच का इकलौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था?
हाँ हाँ, मुझे याद है, घर में कोई नहीं था। सरपंच की पत्नी अपने घर में सो रही थी। अरे जी क्या, बॉल तो अंदर चली गई, अब मैं क्या करूं? अब मुझे जाना होगा। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। आवाजें सुन के उसकी मम्मा भी वहाँ आ जाती है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अरे बचाओ बचाओ, कोई है, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता चुड़ैल, अब मुझे ही बचाना जाना पड़ेगा इसको, वरना ये डूब जाएगा। ऐसा कहते हुए भूत वहाँ से जंप लगा देता है और कबूतर के बच्चे को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ के उसकी माँ के पास ला के रख देता है। अरे ये तो भूत है, भूत, ये तो हमें खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए सरपंच की पत्नी बेहोश हो जाती है। उसे मैंने बचाया था, क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? और इन्हें देखो। वो दोनों यही बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ दूर से उड़ती हुई एक चिड़िया आती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई सीधा उनके पास आती है। सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मैं एक नौकरानी हूँ, मेरे हालात कुछ खास नहीं है, लेकिन आप इतनी तेज बारिश में कहाँ से चल के आ रहे हो? आप अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। अरे बहना, इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा कहना ही हमारे लिए बहुत है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया आगे आगे और वो दोनों उसके पीछे पीछे वो सीधा रानो चिड़िया के टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। ये मुझ गरीब का घर है, आप लोग घर में बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया बहन, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कह के रानो चिड़िया तेज बारिश में उनके लिए दाना लाने चली जाती है। अब क्या करें भूत, वो तो घर टपकने लगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो चुड़ैल, फिर ऐसा करो, अपने असल रूप में आते हैं और जादू करके इसका घर को ठीक कर देते हैं। फिर वो दोनों जादू करके अपना असल रूप लेते हैं और फिर जादू से उसके घर को बिल्कुल नया कर देते हैं। घर को ठीक करने के बाद वो अपना पक्षियों का रूप ले लेते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर सूखा दाना लेके आ जाती है। मैं सरपंच के यहाँ काम करती हूँ और मेरे पास यही कुछ ही खाने के लिए है। इतना ना सोचो बहन, जो तुमने प्यार से ला के दिया हमारे लिए वो ही बहुत है, चलो हमारे साथ खाओ तुम भी। चुड़ैल, भूत और रानो चिड़िया सभी दाना खा लेते हैं। बहन, क्या आपके पास पानी मिलेगा? थोड़ा पानी ला दीजिए। क्यों नहीं भैया, साथ ही मेरा रसोया घर है, आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया मूसलाधार बारिश में उनके लिए पानी लेने चली जाती है। अरे भूत, इतनी बारिश में, इतने ठंडे मौसम में तुम्हें पानी की प्यास लग गई? पानी तो एक बहाना है चुड़ैल, असल में तो हमें कुछ और ही करना है। चलो अपना चुड़ैल रूप लो, क्योंकि सरपंच के तालाब से सारी मछलियाँ हम इस गरीब रानो के तालाब में डाल देते हैं। अखड़म बखड़म बम्बे बो, सरपंच के तालाब की मछलियाँ रानो के तालाब में हाजिर हो। कुछ ही देर में उनको रानो की जोरदार आवाज आती है। अरे ये क्या, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? चुड़ैल और भूत भी वहाँ आ जाते हैं। देखिए तो, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? अरे बहन, कैसे आई हैं इस बात को छोड़ो, ये देखो कि ये वापस चली ना जाएं, जल्दी से जमा कर लो। फिर वो दोनों भी मिलके रानो के साथ सारी मछलियाँ जमा करवा देते हैं। अरे बहन, इन सारी मछलियों को सुबह जाके बेच देना और अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों इतना भीग गए हैं, चलिए चलिए घर चलिए। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह भी हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। अच्छा बहन, आपने हमारी बहुत खातिरदारी की, हम भी आपको बदले में कुछ देना चाहते हैं। घर में एक टंकी बनाओ और तुमने जो मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से एक मछली अभी जिंदा है, उसे उस टंकी में छोड़ देना। उससे जो मछलियाँ मिलेंगी वो बेच के तुम्हारा घर चल जाएगा, तुम्हें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर रानो चिड़िया ऐसे ही करती है, वो घर में एक टंकी बनाती है। अरे इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली, इसका मतलब वो दोनों कुछ और ही थे और पक्षियों का रूप लेके मेरी मदद करने आए थे।
फिर रानो चिड़िया वो जिंदा मछली अपनी टंकी में छोड़ देती है और अगले ही दिन बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। वो उन्हें बेच के अपना अच्छा सा घर बसाती है। वो शादी भी कर लेती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। ये भेड़ियों की आवाज और ये तेज तूफानी बारिश, आधी रात बीत गई। बल्लू गुड़िया कहाँ चले गए तुम दोनों? ऐसे परेशानी में रानी गए अपने झोंपड़े से बाहर निकल आती है। कितनी बार कहा है कि समय से घर आ गया करो, अब कहाँ हो गए तुम दोनों? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? ऐसे चिंतित होते हुए तूफानी बारिश में आधी रात को रानी गए निकल पड़ती है। जंगली जानवरों की आवाज़ सुनते और खतरों से खेलते वो आगे बढ़ती रहती है। बच्चों की खोज करते करते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। रानी गए अभी तक भी बच्चों की खोज में लगी हुई थी और वो जंगल में घूम रही थी। भूखी प्यासी पूरी रात से जंगल में ढूंढते हुए वो एक जगह आके रुकती है। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? कहाँ चले गए मेरे बच्चे? रानी फिर से अपने बच्चों की खोज को निकल पड़ती है। अरे रानी गए, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या बताऊं हिरन, कल से मेरे बच्चे घर नहीं लौटे। न जाने कहाँ होगी मेरी गुड़िया और कहाँ होगा मेरा बल्लू। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी भेड़िए या किसी और दरिंदे का शिकार हो गए हों। तुम तो जानती हो इस जंगल को। ऐसा मत कहो हिरन भैया, ऐसा मत कहो। दुआ करो कि मेरे बच्चे जिंदा हों। ऐसा कहते हुए रानी गए फिर से चल पड़ती है। वो ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंच जाती है। वो नदी के उस पार से अपने बच्चों को आता देखती है। बल्लू गुड़िया, माँ आप यहाँ? तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं कल रात से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। दरअसल इनकी कोई गलती नहीं, रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने इन्हें अपने घर पे ही रोक लिया था। ये कल शाम को मेरे बच्चों से खेलने आए थे। हाँ माँ, ये गुड्डू जो है ये मेरा और बल्लू का दोस्त है। ठीक है, मगर शाम होने से पहले घर लौट आया करो, वरना तुम्हें तो पता है मैं कितनी चिंतित हो जाती हूँ। ठीक है माँ, आइंदा से जल्दी आ गया करेंगे। बच्चों को जिंदा देख रानी गाय की जान में जान आती है और वो गुलाब बैल का शुक्रिया अदा करती है। मेरे बच्चों की जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए, सुन रही हूँ। आप बच्चों को ढूंढते हुए खतरों से खेलती हुई यहाँ तक पहुँची हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए वो इस दुनिया से। माफ़ कीजिएगा, आपको दुखी करना किसी तरह भी मेरा मकसद नहीं था। माफ़ी चाहता हूँ। रानी गाय बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है। चलो बच्चों, चलें यहाँ से। सुनिए, आप अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आने दिया करें। मैं इनका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखूँगा। जी ठीक है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हर रोज़ रानी गाय के बच्चे खेलने के लिए आया करते और साथ में रानी गाय भी उनके साथ आया करती। वो और गुलाब बैल दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी क्यों नहीं, पूछिए। आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप जवान, क्या आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? इस बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी माँ की खोज में हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपके बच्चों का बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ही ख्याल रखूँगा। मैं आपको सोच के इसका जवाब दूंगी। ऐसा कहते हुए रानी गाय वहाँ से चली जाती है। रानी गाय सारी रात सोचती रहती है। मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छे पिता का प्यार दिलाना चाहती हूँ। बिना पिता के बच्चों के अंदर किस तरह की कमियाँ रह जाती हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन क्या गुलाब बैल से शादी करना ठीक होगा? अगले दिन रानी और उसके बच्चे फिर से नदी पर जाते हैं। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मेरे बच्चे आपको पिता कह सकते हैं? गुलाब बैल का तो जैसे खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। अब से हम सभी एक ही घर में रहेंगे। सब गुलाब बैल के घर में आ जाते हैं और बहुत खुशी से रहने लगते हैं। इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। लेकिन बेटी अब रात हो गई है, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। मैं अभी जंगल जाके पाला तोड़ के लाता हूँ।
मगर जी जंगली जानवर हैं, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को रात को भूखा नहीं सुला सकता। मैं अभी गया और अभी आया। सुनिए जी, अपना ख्याल रखिएगा और जल्द लौट आइएगा। ठीक है रानी साहिबा, जैसे आपका हुक्म। गुलाब बैल पाला लाने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत दूर जाता है। आगे जाके उसे एक जगह पे अच्छी घास नजर आती है। वो वहां से घास तोड़ ही रहा होता है कि साथ में घात लगाए एक शेर बैठा होता है। हाँ, बैल खाए हुए तो कई दिन बीत चुके हैं, आज मजा आएगा। फिर वो शेर एक ही झटके में बैल को गिरा देता है और उसे खा जाता है। साथ खड़ा हुआ हिरन ये सारा नजारा देख रहा था। इस बेचारे बैल की तो अभी ही शादी हुई थी। खैर तो है हिरन, तुम इस टाइम यहाँ क्या करने आए हो? रानी गाय, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, तुम फिर से बेवा हो गई हो। शेर सिंह ने आज तुम्हारे गुलाब बैल को खा लिया है। अभी अभी अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गुलाब को कुछ नहीं हो सकता। खुद को संभालो रानी गाय, पहले तुम्हारे 2 बच्चे थे, अब तुम्हारे 3 बच्चे हैं। खुद को संभालो, उनके लिए खुद को संभालो। रानी गाय और उसके सारे बच्चे बहुत रोते हैं।